हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे याद है हम लोग क्या कर रहे थे? हमने एसएम शुरू की हुई थी और एसएम में हमारा एक टॉपिक चल रहा है स्ट्रेटेजिक चॉइस। और स्ट्रेटेजिक चॉइस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मुझे पहले तो ये बताना है, फिर मुझे ये बताना है हम कहां पर इस वक्त हैं। हम स्ट्रेटेजिक चॉइस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कितनी तरह की स्ट्रेटेजी होती हैं, दो तरह की। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी की थी हमने? स्टेबल स्ट्रेटेजी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी। और स्टेबल स्ट्रेटेजी के अंदर हम पढ़ चुके हैं 4 पॉइंट, जिसका आप टेस्ट भी दे चुके हैं। मुझे लिखकर किसी ने ना दिया हो तो मुझे ये चारों पॉइंट, उसके मेजर, रीजन, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग, चारों बातें मुझे लिखकर व्हाट्सएप कर दे, या मुझे अलग से अलग कॉपी बनाएंगे इसकी पर। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रोथ। अगला टेस्ट जो मुझे आपको लिखकर भेजना है कल वाली क्लास में, वो इसके मेजर, रीजन, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग मुझे लिखकर भेजिए। ठीक, अब इसके बाद हम कर रहे हैं टाइप ऑफ ग्रोथ। हमारे पास स्टार्ट हो चुका था टाइप ऑफ ग्रोथ, अगला टेस्ट इसी का ही होने वाला है। पहले आप मुझे ये लिख के दिखाएंगे, ये आप लिख चुके हैं। अब फिर टाइप ऑफ ग्रोथ। टाइप ऑफ ग्रोथ में हमने पढ़ा था दो तरह की ग्रोथ होती है, एक इंटरनल ग्रोथ और एक एक्सटर्नल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ के बेटे मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। और एंटीसिपेशन में 3 काम करने होंगे मुझे: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर मुझे 3 काम होंगे: कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट और इनोवेशन। मैंने कॉन्सेंट्रिक में जो किया था उसमें कहा था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में बैकवर्ड या फॉरवर्ड, वर्टिकल, वर्टिकल में था बैकवर्ड, फॉरवर्ड, वर्टिकल, और ये था हॉरिजॉन्टल। आपको इनके अंदर की बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है। ये हर बात, इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है, सर डेली बेसिस पे, जब तक चैप्टर चल रहा है ये क्लास के अंदर, तब तक रोज स्टार्टिंग से एंड तक बार बार पढ़ना है। ये पहले ऐसे चार्ट सा बनाए, फिर देखिए मेजर में क्या क्या था, उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर क्या क्या था, सारे बोल बोल के। कॉन्ग्लोमेरेट में तो कुछ भी नहीं था कि अनरिलेटेड प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल ही उसको। अब इनोवेशन करेंगे तो मैंने इनोवेशन बताया था, और इनोवेशन की 3 एडवांटेज बताई थी। कौन कौन सी? हेल्प टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बस यही बात चल रही थी। इसके बाद हम चले गए थे, ये सब पढ़ लिया ना, आपको अब याद हो गया सारा। ये आपको इसके अंदर की बातें याद होनी चाहिए। देखो एकदम आ जाए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लिखो। अब यार ये आता होगा तो लिखूंगा, नहीं तो पता है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लिखो क्या इसके अंदर। अब इसके अंदर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में क्या था, जल्दी बताना। आप समझे? इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आउटपुट कितनी आती है हमारी, और किसी एक टास्क से इस पर कंपनी मिलियंस खर्च कर देती है। इस तरह ये आएगी तो लिखूंगा ना, इसमें कंपनी मिलियंस खर्च कर देती है। लेकिन जो हमारे पास जो रिपीटेड टास्क होते हैं, इनोवेशन उसे ऑटोमेटेड कर देती है, उसको स्मॉल कर देती है, जो लॉन्ग टास्क को स्मॉल कर, जिससे टाइम सेव होता है। उसके बाद हाँ, इसके बाद एमएस एक्सेल का एग्जांपल। तो आपको ये बातें अगर पता ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, बताओ। अभी इसमें कौन सा प्रैक्टिकल करूंगा, क्या करूंगा, ये तो पता होना चाहिए सारा। ठीक है ना? तो अब एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ हमने शुरू कर लिया था। मुझे बताओ एक्सटर्नल ग्रोथ में मैंने क्या क्या लिखवाया था। मैं अब एक्सटर्नल ग्रोथ बता रहा हूं, पहले मैं फटाफट यहां लिखवा देता हूं। एक्सटर्नल ग्रोथ में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, जल्दी बोलो। आपको 2 बातें करनी है, मर्जर
और एक्विजिशन और अलायंस। मर्जर और एक्विजिशन कितनी तरह के थे? 4 तरह के थे। कौन कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक और कॉन्ग्लोमरेट। और अलायंस के एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है। ये टॉपिक है सारा। तो मैंने ये शुरू किया हुआ इस वक्त और मैं मर्जर लिखवा चुका हूं, मैं अलायंस वाले टॉपिक पे हूं। तो आप मुझे जल्दी बताएं, हम एक्सटर्नल से शुरू कर रहे हैं। एक्सटर्नल में मैंने क्या क्या बातें लिखवाई थी, जल्दी बोलो। इंटरनल ग्रोथ की जगह पर क्या करते हैं? इंटरनल ग्रोथ की जगह पर ये नहीं करेंगे, इसकी जगह पर अलायंस करेंगे अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसे एक्सटर्नल ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब देखो ये बात ही नहीं याद तो मैं क्या करूं उस बात में। अब अगली बात क्या थी? एक्सटर्नल ग्रोथ 2 टाइप से हो सकती है। नंबर 1 मर्जर एंड एक्विजिशन, नंबर 2 अलायंस। हमने स्टार्ट कर दिया था फिर मर्जर और एक्विजिशन। अब मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखेंगे? ये सब, एक तो सबसे अच्छा फास्ट तरीका है, ये इंस्टेंट मेथड है ग्रोथ का। दूसरा ये अट्रैक्टिव मेथड है और टेम्पटिंग मेथड है। ये अट्रैक्टिव मेथड है, ये टेम्पटिंग मेथड है। मैं यही कह रहा हूं, ये शॉर्ट वर्ड तो याद होने चाहिए ना। अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिव मेथड है। क्यों है ये अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग? क्योंकि हम जो इंटरनल अपॉर्चुनिटी को सर्च करने में और उसके लिए वो रिसोर्स लगाने में रिक्वायर्ड, जो टाइम, स्किल, रिसोर्स होते हैं, उनमें बड़ा सारा टाइम लगता है। उस टाइम को सेक दे परसीव्ड हो जाता है। इसके बाद क्या लिखा था इसमें? हमने लिखा था वो मैरिज वाली बात, कि इसके जितने भी प्रपोजल्स हैं वो बड़े सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए, ताकि जो मैरिज है वो क्या हो? म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, हैप्पी हो, लास्ट अफेयरिंग हो। प्रपोजल्स हो गया था। इसके बाद क्या किया था? मर्जर एक्विजिशन की डेफिनेशन में पहुंच गए थे हम। मैं कहा मर्जर और एक्विजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फॉर्म्स, पर इसमें बड़ा एक थिन लाइन डिफरेंस है डेफिनेशन में, लेकिन उसका इंपैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इंपैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। फिर मर्जर के बारे में लिखवाना शुरू कर दिया था। मर्जर के बारे में 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फॉर्म और मर्ज इनटू ए न्यू फॉर्म, ये बात हुई थी। इसके बाद क्या करवाया था? इसमें फ्रेंडली टर्म्स होती हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती है और फाइनेंशियल पोजीशंस बढ़ती हैं, और इसके जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सब शेयर करते हैं। और क्या बातें लिखवाई थी? पक्का। इसके बाद एक्विजिशन पर आ गए थे। एक्विजिशन में एक पावरफुल एंटिटी एक वीकर एंटिटी को ले लेती है। ठीक है, ये तभी होता है जब रिसेशन होता है और डिक्लाइन इन मार्केट शेयर हो रहा होता है। उसके बाद ये नॉन फ्रेंडली होती है। बोलो, सारी बातें बोलो ना। नॉन फ्रेंडली थोड़ा ना लिखवाया था मैंने। जो बड़ी फर्म होती है, स्ट्रोंगर वन होती है, वो वीकर वन को ले लेती है, और जो बिजनेस चलाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग फर्म के नाम, पावरफुल फर्म के नाम से चलाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी देखो, अभी भी आपको पूरी बातें याद नहीं है। मेरे को कारण नहीं समझ में आ रहा। आपको ये पूरी याद होनी चाहिए बिल्कुल। मर्जर और एक्विजिशन के बाद टाइप्स पे आ गए थे। तो सबसे पहले शुरू किया था वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या किया था? सेम इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाली एंटिटी को मर्ज करना चाहिए। अगली बात, इसमें साइनर्जिक्स में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, तालमेल बढ़ता है। साइनर्जिक आगे जो फर्म होती है
अगर वो बैकवर्ड को लिखना है, अगर वो सप्लायर को एक्वायर करती है तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और बायर को एक्वायर करती है तो वो फॉरवर्ड होता है। इसके बाद इसके बेनिफिट वाली बातें आगे थी, कौन सा? ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल इकोनॉमी हो जाती है। इकोनॉमी किस में हो जाती है? इकोनॉमी ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल में। और क्या बेनिफिट था कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सप्लाई अदर मैन्युफैक्चरर की, और या फिर हायर रेट पर दे सकते हैं। बस ये था वर्टिकल के बाद आपने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल में क्या था? वैसे मैंने इसके एग्जांपल भी, इसमें तो लिंक वाला एग्जांपल था, इसमें ब्रुक बॉन्ड वाला एग्जांपल था। अपने मर्ज किया जाता है सेम इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर वाली उसको, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को। और क्या करवाया था? इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल, अब स्केल बढ़ जाएगा जिससे इकोनॉमी हो जाएगी। दूसरा और बेनिफिट बताओ? वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स कम हो जाएगी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और क्या बताया था? बता दिया, फिक्स एसेट्स कम हो जाएंगी। बस ये लिखवाया था। इसके बाद थर्ड पॉइंट था, थर्ड में था कोजेनरिक में क्या था? हम दो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट होती हैं, सेम इंडस्ट्री की होती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस अब तो मिलने जुलने वाली है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कहीं ना कहीं लिंकेज होती है या सेम होता है, सारी चीजें नहीं, कुछ सेम होती हैं। और कॉमन रिसोर्सेज का डिवर्सिफिकेशन हो जाता है। और बस इसके बाद रेफ्रिजरेटर वाला एग्जांपल। फोर्थ क्या था? कॉन्ग्लोमरेट में क्या था? दो फर्में मर्ज होती है जो अनरिलेटेड होती हैं, उनमें कोई भी लिंकेज नहीं होता, कस्टमर में, कस्टमर बेस में, टेक्नोलॉजी में, और इनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होता। फैक्टर होता है जैसे जब प्रोडक्शन करते हैं ना, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब फैक्टर होते हैं। तो मेरे पास उसमें मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, किसी भी फैक्टर में कोई भी लिंकेज नहीं होता। आगे इसमें ओवरलैपिंग होती है। कैसे होती है ओवरलैपिंग? कि एक सामान दो जगह चल रहा होता है। और बस यहां तक बातें होगी। देखो अब ये याद होनी चाहिए, अगर आपको ये याद नहीं है तो फायदा है क्या कुछ? मैं कितना भी समझा लूं, कितना भी कर लूं, बेकार की बातें हैं सब। ये हुआ एक्सटर्नल मर्जर एक्विजिशन टाइप। इसके बाद हम चले गए थे अलायंस पर। अलायंस के बारे में बात करते हैं। अलायंस में क्या क्या समझाया था जल्दी? इसमें रिलेशनशिप होता है टू और मोर बिजनेसेस का, जो अचीव करना चाहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जो नहीं अचीव कर पा रहे थे, एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन, वो खुद अकेले जिसे अचीव नहीं कर पा रहे थे। दो फर्मों का ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को, जो कि वो अकेले नहीं अचीव कर पा रहे थे, उसको लेने के लिए एल्सो एसोसिएशन होता है। इसके बाद इसमें जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो अपना स्टेटस
एज इंडिपेंडेंट रखते हैं। आगे, सेपरेट एंटिटी शेयर बेनिफिट्स और कंट्रोल ओवर कंट्रीब्यूशन अंटिल इट्स टर्मिनेटेड। जब तक ये टर्मिनेट नहीं हो जाती तब तक बेनिफिट शेयर करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं और को अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। आगे क्या बताया था, ग्लोबल मार्केट के अंदर आमतौर पर ऐसा होता है, मार्केट को डिफरेंट रीजन में वर्ड्स के मार्केट में जाने के लिए। क्या आपको ये बातें याद है सारी? अब अलायंस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझाने हैं मुझे आपको। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बड़ा आसान सा काम है, आप मेरे साथ साथ समझेंगे। अलायंस का मतलब तो समझ ही गए हो आप पूरा। अब बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज की बात करें, देखो बच्चों मेरा प्रॉब्लम है, मैं अब देखो कितना कम, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक्सटर्नल के बारे में थोड़ा सा बोला, 20 मिनट लग गए। अब आप सोचो मैं कैसे स्टार्टिंग से लेकर अब तक पहुंच सकता हूं, लेकिन आपका तो काम है यार, आप तो पहुंच सकते हैं रोज, और एक बार आप बोलने शुरू कर देंगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे ये सारे। आ जाओ, अब मेरी बात समझे, मैं आपको इसके 4 बेनिफिट सिखाऊंगा, जिसमें मेरे पहले बेनिफिट अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो मैंने चारों बेनिफिट्स के अपने अपने नाम निकाले हुए हैं। मेरे को पहला बेनिफिट लगता है एक दूसरे से सीखना। जायज बात है, जब 2 पार्टनर जुड़ेंगे, अब आप बताओ डीके सर और मैं जुड़े, क्या हम एक दूसरे से सीखते नहीं होंगे? आपको पता है डीके सर ने लिखवाना कब से शुरू किया? जब मैंने शुरू किया था मैं लिखवाता, डीके सर लिखवाया नहीं करते थे, बहुत पहले की बातें हैं। उन्हें समझ में आई ये तो बहुत अच्छा तरीका है, लिखवाना बहुत जरूरी है, तब वो सिर्फ समझाया करते थे करनाल में। जब मैं उनके पहले जुड़ा, 7-8 साल पहले की बात है, फिर उनको समझ में आने लगा तो सब कुछ लिखवाना चाहिए, और मैंने भी उनसे बड़ी सारी ऐसी बातें सीखी। मैं टेस्ट बिल्कुल नहीं लिया करता था, तो मुझे लगा नहीं ये तो पागल लोग हैं, ये कुछ पढ़ने वाले थोड़ी ना। मेरे मन में तो ये चलता था कि सीए लेवल का बच्चा है, इसको टेस्ट वेस्ट की तो क्या रिक्वायरमेंट है, समझा दिया खत्म, घोट लेगा अपने आप ना। ये तो कहता है हाथ पकड़ के लिखवाओ मुझे, मैं सीए थोड़ी ना हूं, मैं तो बिल्कुल बालक बच्चा हूं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो दुनिया में नया आया हूं भी, तो मुझे नहीं पता, तो मैं उनसे सीखा कि टेस्ट लेने पड़ेंगे। तो ऐसे एक दूसरे सीखने को मिलता है, मेरी बात सुन रही, और उनका बेनिफिट आता है। मैंने तो बस मुझे तो यही एक लगा, इन्होंने इसके ऊपर पूरी कथा लिखने को बोल दी, कथा लिखो इस पे, बताओ भाई एक दूसरे सीखने को मिलेगा, बात खत्म होगी, बेनिफिट आएगा। मुझे मेरी लैंग्वेज में दूसरा बेनिफिट है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, स्केल बढ़ेगा, सस्ता सामान होगा। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा और सामान सस्ता। मुझे तो यही बात एक लगी, दूसरा बेनिफिट। अब इन्होंने तो कह रखा इसमें कथा करो, अब यार इसमें क्या कथा करूं, प्रोडक्शन ज्यादा होएगा, भाई सामान सस्ता मिलेगा, ये 2 जनों के मिलने के बेनिफिट्स है, और कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अब इस पे कथा करो, ठीक है। और कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वो भी बात करूंगा कि मान लो मेरी पॉलिटिकल ज्यादा जान पहचान है तो उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं कि करनाल में जितने भी ब्रांच है उसमें डीके की ज्यादा जान पहचान है, पानीपत में मेरी ज्यादा जान पहचान है, जब भी कभी बेनिफिट उठाना हो तो कर लेते हैं बड़े आराम से। उनको पानीपत की ब्रांच से कोई काम कराना हो तो मुझे फोन कर देते हैं, मुझे करनाल की ब्रांच से फोन कराना तो मैं उनको फोन कर लेता हूं। तो मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट भी होते हैं। मुझे तो ये 4 लगते हैं, भाई एक दूसरे से सीखो, उसका बेनिफिट उठाओ, प्रोडक्शन ज्यादा करो, सामान सस्ता, कंपटीशन, पॉलिटिकल। इनको देखो, इसका नाम रखा हुआ इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। इसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। इसका नाम है इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका नाम है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, और इसका नाम तो पॉलिटिकल बेनिफिट्स ही है।
तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देश को, मेरे को तो लगता है सीखने को मिल रहा है, बस यही बेनिफिट है इसमें। और इकोनॉमिक, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, नाम समझ में आता है। तीसरा स्ट्रेटेजिक, भाई वो कह रहे कंपटीशन, ज्यादा ध्यान लोगों का कंपटीशन पे ही रहता है, जब वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेटेजी अच्छी बनेगी। और पॉलिटिकल बेनिफिट्स। मुद्दा ये है ऑर्गेनाइजेशन में लिखूं क्या, कथा क्या करूं, ऑर्गेनाइजेशन पर कथा क्या करूं। पहली बात तो मेरी समझ में आई गई आपको। पहली बात मैंने क्या बताई आपको, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। तो पहली लाइन तो मैं ये लिखूंगा, लर्न स्किल्स फ्रॉम ईच अदर। पहली लाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर। उनकी योग्यताएं हमारे अंदर आ जाती हैं, एक दूसरे की योग्यता आ जाती है। भाई काम सीखते ही, वैसे तो इसी से जुड़ती हुई लाइन है, ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज, एक दूसरे की योग्यताएं आ जाती हैं, क्लियर। मतलब अब मुद्दा तो ये है ना, इसमें कथा क्या लिखूं। कथा लिखनी है मुझे, एक तो एक दूसरे से काम सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। दूसरा कैपेबिलिटीज आती है एक दूसरे से। तीसरा एनहेंस होती है प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चेन सप्लाई, ये सब बढ़ती है। मेरी बात समझ आई। पहली लाइन हम एक दूसरे सीखते हैं, एक दूसरे की कैपेबिलिटी लेते हैं, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चेन सप्लाई सब बढ़ता है। ये जो बढ़ने के कारण बता रहा हूं, कारण क्या है, एक दूसरे से सीखना। रिसोर्स बढ़ जाएंगे वो तो मैं दूसरे में लेके आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, ये सब प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ती होगी जब दोनों मिलते होंगे, कैपेसिटी बढ़ती होगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ता होगा, चैनल बढ़ता होगा। और ऐसा भी हो सकता है दोनों में से कोई भी एक पार्टनर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए राय दे दे। जब एक दूसरे से काम सीख रहे हैं तो कोई कॉम्पिटिटिव या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाने की राय मिल जाए। भाई देखो, मैं पेन बना रहा हूं, दूसरा पार्टनर आया, एक दूसरे सीखना है ना, दूसरा पार्टनर आया कहता है यार पेन के साथ कॉपी भी बना लेते हैं, पेन तो कॉपी पे ही चलना है। तो कौन सा प्रोडक्ट हो गया ये, कॉम्प्लीमेंट। तो हमें कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट बनाने की राय भी मिल सकती है। मतलब प्रोवाइडेड, जो पार्टनर्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइडेड गुड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप देखो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में क्या क्या लिखेंगे। स्किल सीखनी है, कैपेबिलिटी एनहेंस कर, कैपेबिलिटी सर्टेन कैपेबिलिटी ऑब्टेन करनी है, एनहेंस करेंगे प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सप्लाई। और हमें प्रोवाइड, पार्टनर्स प्रोवाइड गुड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और अगर एक पार्टनर की रेपुटेशन मार्केट में बड़ी ज्यादा है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। मतलब सोचो ना, एक पार्टनर की थोड़ी लो कैपेबिलिटी, वो लो रेपुटेशन, एक की हाई है, तो हाई पार्टनर के मिलाने से हमारी फर्म की पूरी की, जो हम अलायंस कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी रेपुटेशन अप होगी। जैसे मैं बताता हूं आपको, हमारे यहां पहले सर पढ़ाते थे, अब वो सर पढ़ाते थे हमारे यहां पे, तो हम 3 जने थे, डीके सर, मैं और तीसरे पार्टनर। अब तीसरे पार्टनर की, जो तीसरा पार्टनर है, जो पड़ोसी अब हमारे, हाँ, जो ये तीसरे पार्टनर थे हमारे, इनकी रेपुटेशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। कारण है, ये हर दूसरे दिन कहते मैं बीमार हूं, यहां बच्चे आए हुए बैठे थे, इनकी बीमारी नहीं खत्म होती। मतलब हर महीने 5 छुट्टियां तो ये होनी चाहिए, और फिर इनको हर बार डांस वांस करना है, हर महीने इनकी 4 पार्टियां होनी चाहिए, कभी इनका बर्थडे, कभी वाइफ का बर्थडे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, 5 पार्टी चाहिए। और फिर जब पढ़ाने का टाइम आए तो उसमें जोर नहीं लगाना, क्योंकि पढ़ाने में तो भी टाइम लगेगा।
फिर फटाफट नोट्स पढ़ने, चलो जी हो गया काम, करते रहना। तो अब ये वाली इसमें बड़ी कमियां थी, लेकिन वो कमियां छिप जाती थी। वो कैसे छिप जाती थी? हमने एक आसान सा सब्जेक्ट दिया हुआ था, एक को हमने और कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ था जिसमें मेहनत ना हो, जिसके अंदर काम ही बड़ा थोड़ा सा, ये छुट्टियां भी मारते रहे, सब कुछ भी करते रहे, तब भी पूरा हो जाएगा। और इनकी छुट्टियों वाले दिन या तो डीके सर मरते थे या मैं मरता था कि बच्चे आए बैठे हैं, चलो अब तुम पढ़ाओ। तो हम अपना सिलेबस उसमें खींचते थे। तो उसकी, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, कि अगर एक पार्टनर की रेपुटेशन ज्यादा है तो इन्होंने यही बेनिफिट उठाया, हमारे अलायंस की रेपुटेशन उठाई और शुरू कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी पार्टनर की रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है अलायंस में, तो पूरे अलायंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, सभी लोगों का विश्वास बढ़ता है उसके ऊपर। मतलब मैं कह रहा हूं कोई पार्टनर है, या ऐसे लिख दूं, वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड पार्टनर है, तो क्या होगा, फर्म जो अलायंस होगा उसमें ऐड होगी क्रेडिबिलिटी। और चलो क्रेडिबिलिटी लिखो, छोड़ो तुम इस बात को, ज्यादा हो जाएगा फिर। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कानूनी तौर से भी बढ़ जाते हैं, वेल नोन। आप समझो, मेरी बात को समझे। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट खत्म हुए। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में क्या लिखेंगे आप लोग? एक दूसरे से सीखते हैं। आप पहले मेरी बात समझो, इसके अंदर लिखनी बातें वो है जो एक दूसरे से मिलकर बेनिफिट होने वाले हैं। एक दूसरे से स्किल सीखते हैं, हम कैपेबिलिटी ऑब्टेन करते हैं, एनहेंस होती है प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चेन सप्लाई, और पार्टनर प्रोवाइड कर सकता है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बनाएं। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर वेल नोन और रिस्पेक्टेड है तो अलायंस की कैपेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर? अब बात करते हैं इकोनॉमी की। अब मुझे तो समझ में आता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी। अब मुझे इसी के साथ साथ बातें करनी है। पहली बात तो मैं बताऊं, रिस्क कम हो जाता है। यस, ये वेरी गुड। किस उससे समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिस्क? रिस्क, दो अलायंस जुड़ेंगे, दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रिस्क मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई भाई? रिस्क कम हो जाता है, रिड्यूस रिस्क एंड कॉस्ट बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेंबर्स। ठीक है, मैं कहूंगा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड, रिस्क एंड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे कह दूं, रिड्यूस इन कॉस्ट एंड रिस्क बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मेंबर्स। ओके, अगली बात, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। कॉस्ट पर यूनिट कम कैसे होगी बताना? वो अब पैसे घटे, प्रोडक्शन बढ़े। बात समझ रही है? प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाती है, मतलब कॉस्ट कम हो जाती है। तो अपने आप कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। तो बस इसमें ये दो ही बातें लिखूंगा। मैं कहूंगा रिड्यूस रिस्क एंड कॉस्ट बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अक्रॉस मेंबर्स, और लिखूंगा ग्रेट इकोनॉमी, वो कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस बिकॉज प्रोडक्शन वॉल्यूम कैन इंक्रीज, और इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ग्रेट इकोनॉमिक ऑफ स्केल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको ये बात समझ में आ गई, सामान सस्ता होगा। मेन बात तो यही करनी थी इसके अंदर। इसको कौन सा बेनिफिट कहते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या आपको ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट समझ में आ गया? आपको इकोनॉमिक बेनिफिट समझ में आ गया? अब मुझे बात करनी है कंपटीशन की। इसका स्ट्रेटेजिक। अब मैं इसे सबसे पहली बात यही करता हूं कि जो भी रिवाइवल्स है, रिवाइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स है, वो मिल जाते हैं और कंपटीशन खत्म हो जाता है। पहली बात कौन होते हैं? रिवाइवल्स, कॉम्पिटिटर।
एक दूसरे से मिल जाते हैं और कंपटीशन खत्म। मैं यहां पे लिखवाऊंगा रिवाइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर, कॉम्पिटिटर आपस में मिल जाते हैं, रिवाइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर। अगली बात, मुझे यहां और लिखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठा लेते, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है? बस कंपटीशन नहीं होगा, मैं माल महंगा बेचेंगे, सस्ता बनाएंगे, यही होता है। सस्ता बनाएंगे, महंगा बेचेंगे, ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है और जितनी भी स्किल है वो एक जगह पर पूल हो जाती है, मार्केट शेयर बढ़ेगा। आप मेरी बात समझिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाती है, रिसोर्सेज एंड स्किल सभी एक जगह पूल हो जाते हैं। जब रिसोर्सेज और स्किल सब एक जगह पूल हो जाएंगे तो आपको अपने आप पता है कॉस्ट कम होएगी और प्राइस ज्यादा रखेंगे सेल का। अगली बात, मैंने पहली बात तो यहां पे तो ये लिखवाऊंगा रिवाइवल आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरी जगह क्या लिखवाऊंगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आते हैं, रिसोर्सेज का पूल बन जाता है, जिसमें रिसोर्सेज और स्किल्स का एक पूल बन जाता है। अगली बात, अब तक जो हम ध्यान सारा लगा रहे थे स्ट्रेटेजी बनाने में वो कंपटीशन पे लगाते हैं, बहुत टाइम लगता है हमारा। अब वो कंपटीशन पे हम नहीं लगाएंगे ध्यान। अब जो भी हम करेंगे कंपटीशन को उठाकर जो हटाकर जो बेनिफिट उठाए जाते हैं, जैसे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जॉइंट रिसर्च करेंगे। अब इन पे दिमाग लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है मुझे ये चारों पहले दो लिखवा देने चाहिए, दो तीन लिखवा दे, फिर क्या चारों समझा के फिर लिखवाऊं, एक एक करके लिखवाऊं ना। मुझे पहले वाले में बताना क्या लिखवाऊंगा मैं स्किल सीख लूंगा, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, एनहेंस होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चैनल, नया गुड्स प्रोवाइड कर सकता है वो, वेल नोन पार्टनर होगा तो कैपेबिलिटी बढ़ेगी। आ जाओ पहले इतनी बात को लिखते हैं, फिर दूसरा बेनिफिट लिखेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है एडवांटेज ऑफ अलायंस। अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल। मुझे तो समझ में आता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक दूसरे मिलकर सीखना। आप ये से लिख भी सकते हैं किसी जगह पे अपने पास छोटा छोटा कि इसमें इसी के रिलेटेड सारी बातें लिखूंगा मैं। लिखो, स्ट्रेटेजिक अलायंस helps to learn skills, learn necessary skills, and obtain capabilities from the strategic partner। बात समझ में आ गई? पार्टनर, आपको नेसेसरी स्किल्स आएंगी और कैपेबिलिटीज आएगी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की।
अब आगे समझे। मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं ऐसा। मेरे को ये तो आप लोगों को पता होगा ना भी क्या हो रहा है। ये आप लोगों को पता होगा ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में आल्सो हेल्प टू, क्या लाइन लिखूंगा, में आल्सो हेल्प। अब आप लोग पता है कि आप में से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे वो टॉपिक चल रहा है, मैं कौन सी लाइन लिखूं वो याद नहीं कर रहा। अभी तो याद करना पड़ेगा ना। हेल्प टू एनहेंस प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, provide a distribution system, a distribution system or extend supply chain, or extend supply chain। ठीक है, अब आगे चले। स्ट्रेटेजिक पार्टनर में आल प्रोवाइडेड ए गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सर्विस आ जाती है। देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में प्रोवाइड ए गुड और सर्विस that complementary, लिखता हूं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर में प्रोवाइड ए गुड और सर्विस that are complements, thereby creating a synergy, तालमेल, thereby creating a synergy, synergy, तालमेल बन जाता है जिससे। इसके बाद क्या लिखा था, अगर वेल नोन होगा तो अलायंस की भी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो आओ लिखते हैं, हैविंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर who is well known, and respected also help add credibility to a new venture। Having a strategic partner who is well known and respected, पहले तो मेरा मन था मैं ऐसे पढ़ाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। Having a strategic partner who is well known and respected also helps add credibility to a new venture।
समझ में आ गई आपको मेरी बात? क्या आपको ये बातें याद हो गई? मेरी पहली एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज हो गई। मैंने यही लिखा, देखो आप, मैंने इसमें सब देखो लिखी सारी पार्टनर्स की बातें। देखो स्किल सीखोगे पार्टनर से, दूसरी बात पार्टनर से हेल्प मिलेगी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ाने में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, सप्लाई चैन बढ़ाने में। फिर उसके बाद पार्टनर से गुड और कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकते हैं जो सिनर्जी को तालमेल बना रहे। उसके बाद पार्टनर से जो वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, उससे कैपेबिलिटी बढ़ेगी नए वेंचर की। तो दूसरे से मिलने वाले बेनिफिट सारे बता दिए। अब मैं कौन सा काम करूंगा जल्दी बताएं? इकोनॉमिक। इसमें क्या करूंगा? प्रोडक्शन रिस्क को एक तो कम करूंगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट कम करूंगा, और वो कम कैसे करूंगा? प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाकर, इकोनॉमिक ऑन स्केल बढ़ाकर। आ जाओ इस बारे में लिखते हैं इकोनॉमिक। सेकंड बेनिफिट इकोनॉमिक। there are B, reduce in cost and risk by distributing them across the members of the alliance। मतलब दोबारा देखिए, देयर आर बी, देयर कैन बी होएगा, आर बी क्यों होएगा? देयर कैन बी, अब मैंने वो कर दिया, देयर कैन बी, देयर कैन बी reduction in cost and risk by distributing them across the members of the alliance। ठीक है, अब मेरे को वही करना है। कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। वो कैसे कम होगी? एक तो अमाउंट कम करेंगे, एक वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो लिखे ग्रेट इकोनॉमी ऑफ स्केल कैन बी ऑब्टेन्ड in the alliance as production volume can increase। लिखिए दो, मैं साथ साथ दो, लिखो great economies of scale can be obtained in the alliance as production volume can increase, causing the cost per unit decline। समझ में आ गई बात? cost per unit डिक्लाइन। बच्चों बहुत मेहनत हो रही है यार, लेकिन अगर आप लोग काम करेंगे नहीं तो दिक्कत है बड़ी यार। हम लोग दो कर चुके, जल्दी बोलो। पहला बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशनल, अगर मेरी भाषा में बात करें तो एक दूसरे से मिलने वाला बेनिफिट्स। तो क्या होगा? लर्न नेसेसरी स्किल, ऑब्टेन कैपेबिलिटी फ्रॉम पार्टनर, हेल्प टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई चेन। पार्टनर्स प्रोवाइड गुड कॉम्प्लीमेंट्स टू द सिनर्जिक, मतलब क्रिएटिंग द सिनर्जी, ताकि उसमें तालमेल बना रहे। जो मेरा करंट में प्रोडक्ट चल रहा है उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट वो दे देगा कोई। उसके बाद अगली बात, अगर वेल नोन और तो ऐड कैपेबिलिटी टू न्यू वेंचर। इसके बाद इकोनॉमिक में अपने मन थोड़ा कॉस्ट घटानी है, रिड्यूस इन द कॉस्ट एंड रिस्क डिस्ट्रीब्यूटिंग अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ द अलायंस। उसके बाद ग्रेट इकोनॉमिक ऑफ स्केल, प्रोडक्शन वॉल्यूम कैन इंक्रीज, कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन। अब
अगली बात हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजिक में क्या था? रिवाइवल्स मिल जाएंगे, बोलो रिवाइवल्स मिल जाएंगे। रिवाइवल्स मिल जाने के बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा और मिलकर नई अपॉर्चुनिटी, नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी और जॉइंट रिसर्च करेंगे। आ जाओ इन बातों को लिखें। थर्ड, स्ट्रेटेजिक रिवाइवल्स can join, rivals can join together to cooperate, joins together to cooperate, together to cooperate instead of competing with each other। क्या लिखेंगे? जो रिवाइल्स है वो इकट्ठे मिल जाते हैं, joins together to cooperate instead of competing each other। ठीक है, इकट्ठे मिल जाते हैं, कंपटीशन नहीं करते। पहली लाइन हो गई, मतलब कंपटीशन खत्म हो गया ना, रिवाइवल मिल गए। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रिसोर्सेज का पूल बन जाता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाती है। लिखे, अच्छा मैंने लिखवाया नहीं क्या अभी तक, लिखो। स्ट्रेटेजिक अलायंस दे आल में आल्सो हेल्प, ऐसे लिखे, दे में आल्सो हेल्प, ये ऐसे करो, ऐसे। स्ट्रेटेजिक अलायंस में आल्सो बी यूजफुल टू क्रिएट competitive advantage by the pooling of resources and skills, by the pooling of resources and skills। यहां तक आ गया। इसके बाद क्या था? नई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, ये सारी बातें लिखनी है। आ जाओ। दे में आल्सो हेल्प, में आल्सो हेल्प विद फ्यूचर business opportunities and the development of new product and technology। They may also help with future business opportunities and the development of new product and technology। टेक्नोलॉजीज और दोनों क्या करेंगे? नई टेक्नोलॉजी देखेंगे और ज्वाइंट रिसर्च करेंगे। उसको लाइन को अलग लिखते हैं, इसमें दोबारा लिखी हुई है। स्ट्रेटेजिक अलायंस
may also be used to get access to new technology or to pursue joint research. Access to new technology or to pursue joint research and development. खत्म हो गया ये वाला। अब हमारे पास आ गया पॉलिटिकल स्टैट्यूटरी। छोटा सा, ये भी ज्यादा बात नहीं है इसमें, आपको ये याद हो गए सारे। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स देख लो, मैं पहले वो समझा लूं फिर लिखवाऊंगा, ठीक है, पहले तभी याद भी करवाऊंगा। मैं पॉलिटिकल की बात करता हूं कि पॉलिटिकली क्या होता है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स पहले सुन लो। पॉलिटिकल बेनिफिट्स मैं आपको एक बात बता रहा था, मैंने आपको बताया कि नीरज चोपड़ा को तो अब आप सब लोग जानते ही हैं, उसमें तो कोई दोहराई नहीं ना। अब उसके ऑडिट पहले 2 साल के मैंने किए, अब वो मेरे पास से चला गया, लेकिन पहले वो 2 साल तक मेरे पास ही था। हाँ, उसका ऑडिट मेरे पास था। तो आप, हाँ, भाले वाले की बात कर रहा हूं मैं। आप मेरी बात समझें, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी बताऊं कि मेरे पास से वो क्यों गया। वो ना, तो उसके ना 4 चाचा, मतलब 5 भाई हैं उसके चाचा ताऊ, एक उसके पापा, 4 उसके चाचा ताऊ हैं, जिसमें वो सबसे बड़े वाले का लड़का है। पर वो सारे इकट्ठे रहते हैं 5। इनमें से अलग अलग आदमी अलग अलग काम संभालता है। नीरज चोपड़ा को तो ये भी नहीं पता मेरे अकाउंट में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। और मैं आपको इतना बता सकता हूं, पिछले 5 साल में 100 करोड़ के आसपास आ गया होगा। 100 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, 100 करोड़ से ज्यादा आ चुका होगा। बड़ी सारी कंपनियां ऐड देती है उसके ऊपर। अभी यूट्यूब ने कहा था कि आप उसे, मैं उसकी यूट्यूब वाली ऐड देख रहा था, यूट्यूब वाले ने उसे कहा था कि तू उसे इतना कह दे कि मैंने इससे सीखा है। 10 करोड़ रुपए है भाई, इतना कहना कि भाला मारना, मैं एक गांव में रहता था और मुझे पता नहीं था और मैंने भाला मारना इससे सीख लिया। 10 करोड़ रुपए ले ले और क्या कर रखी उसने ऐड। अब बड़ी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। एक कंपनी है कोई ऐड दिलवाने वाली, वो ऐड दिलवाती है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें यार, बहुत प्रॉब्लम आती हैं। मैं ज्यादा बात तो नहीं करना चाहता, मैं कहना चाहता हूं उनके चाचा ने दुबई में एक बिजनेस शुरू करना था। अब मैं नहीं बताना चाहता क्यों क्या कैसे, ये तुम्हें बताना नहीं चाहता, पर उनका एक चाचा दुबई में बिजनेस शुरू करना चाहता था और उसने शुरू भी किया है। वो ना एक सीए को लेके आए मेरे पास। वो सीए ना मेरे पास एक वो पीतल का रथ लेके आया, कहता है सर ये लो गिफ्ट। मैंने कहा कमाल है, ये पीतल का रथ। उसमें ना एक वो बैलगाड़ी बनी हुई थी पीछे, जो जोटा बुकी टाइप का होता है ना, ऐसे पीतल का लेके आया, बना के लेके आया मुझे, और एक मुझे दिया। तो मैं तो उनके साथ ना, क्योंकि मैं तो उनको बड़े पुराने से काम कर रहा हूं, तो मैं तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, मजाक ही करते रहते हैं। तो उसके चाचा बैठे थे, हम बैठ के मेरे को समझाने लगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरे को उसका चाचा कहने लगे कि मेरे को ना इसी से काम कराना है। मैं कहा इसको जाने दो फिर बात करेंगे। वो चला गया। मैं कहा मैं एक बात बताऊं, ये जिस रथ पे आपको जो ये रथ दे के गया, इसे बिठा के छोड़ के आएगा आपको। ये आपको क्या लगता है ये मुझे क्यों रथ दे के गया, बताना आपको। ये जो मुझे रथ दे के गया किस लिए दे के गया? ये तो 5,000 रुपए का रथ उठा के पकड़ा गया मुझे। बस एक ही मुद्दा है कि आपको इंप्रेस करे, मेरे को खुश रखे, मैं अपना काम में कुछ बोलूं ना, आप जो मर्जी करे। पर वो मेरी बात माने नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरी बात नहीं मानने में। चलो भाई आपकी मर्जी है, मैं थोड़ा कुछ कह सकता हूं। इस आदमी ने ना आते ही उनसे ये कहा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, और ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया इसमें 30% उसकी कमीशन। 10 करोड़ रुपए लगवा दिए, और 3 करोड़ तो आप खा गया।
अब वो तो ये काम कर रहा है और इतने रिस्की में लगवा दिए, डूब सकता है। मैं उनको समझा रहा हूं, कह रहे हम देख, वो गांव वाली भाषा में रहते, बदमाश आदमी अभी पीट देंगे उसको। मैं कहा बदमाश जी पीट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं कहा होगा क्या, जब ले ही जाएगा पैसे, बात खत्म होगी, ज्यादा उस टाइम क्या होगा, बहस हो जाएगी। वो कहेगा मैं नहीं आता जी, भाग जाओ, अपना काम उठा लो। आप क्या कर लोगे बताओ, मैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं कुछ नहीं कर दोगे आप उस टाइम। अब आप इतनी मर्जी बदमाशी दिखा लो। तो बस मैं यही, वो उसने मुझे ये कहा कि हम दुबई में काम करना चाहते हैं, बस साफ सी बात। मैं बाहर हो गया, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। रीजन, आप उसको तो कुछ नहीं कहोगे कभी भी, आप मुझे पकड़ लोगे बेकार में आके, खाएगा कोई ना मेरा आएगा। मैं कहा मैं नहीं करूंगा, अगर आप दुबई में काम करो तो। मैंने छोड़ा इसीलिए ये। तो अब दुबई में क्या है, उन्होंने मेरे को आके सारी समझा रहे हो, दुबई में हम ऐसे करेंगे, दुबई में वैसे करेंगे। दुबई का एक आदमी होगा, उसके हिसाब से फर्म बनेगी, उसके नाम से फर्म बनेगी, तो बुरे असर हो गए। मैं तो घबरा गया ये सुन के कि सब फर्म उसके नाम से बनेगी, उसके खाते में पैसे आएंगे, वो आपको देगा। रीजन, दुबई में टैक्स नहीं है, तो हम यहां पे देंगे पैसा। अब दुबई में एक रूल है, दुबई में रूल है कि आप वहां प्रॉपर्टी नहीं ले सकते जब तक कि वहां का कोई आदमी ना हो या आप वहां के रेजिडेंट ना हो जाएं। अब वो मुझे कहते वही का कोई आदमी है, वो सीए देगा उस आदमी को, उसको हम बनाएंगे। मैं कहा मैं नहीं जानता भाई साहब, मेरे बस का ही नहीं, काम ही नहीं मेरे बस का भाई साहब, ले जाओ, अपने तो बस की नहीं है बात। आप मुझे 5 लाख रुपए साल के दोगे, एक बार अटक गया, आप तो मेरी जान, मेरा गला पकड़ लोगे आके, आपसे उसका गला तो पकड़ा नहीं जाएगा, वो तो आपको मिलेगा नहीं, तो बॉम्बे बैठा है, आप जाओगे भी कह देंगे सर है नहीं, खाते रहो धक्के आप। मैं कहा मेरी आप आगे गला पकड़ लोगे, मेरे से तो साथ में मजाक करते रहते हो। मैं कहा मैं नहीं करता, आप मेरी बात समझो। दुबई में अगर आपको काम करना है तो आपका एक वहां का पर्सन होना जरूरी है, या आप वहां के रेजिडेंट होने जरूरी है। मैंने कहा मैं मान जाता, आप अपने एक भाई को भेजो, साल रहे वहां पे, वहां की रेजिडेंशिप ले, उसके नाम से काम हो, मैं तैयार हूं। भाई काम किसी और के नाम से जिसको मैं जानता नहीं। तो कहने लगे नहीं नहीं फिर हम नहीं करते। मैं कहा नहीं करते तो आप उसी से ले करवा लो। अब उसी के पास है और मुझे पता है वो आदमी उनसे 5-4-7 करोड़ रुपए झाड़ के छोड़ देगा, होगा यही, ज्यादा 10 करोड़ रुपए में झाड़ लेगा, तब उनको समझ में आएगी। उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि वो जो पैसा आ रहा है उसको यहां प्रॉपर्टियों में और वहां इतना लगा रहे हैं, कहीं गुना करते जा रहे हैं। 5 जने लगे हुए हैं उसके पीछे, उन्होंने एक एक प्रॉपर्टी ली 10-10 करोड़ की, वही 50-50 करोड़ की हो रही है। उनको 5-10 करोड़ से फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी है कि अपना लाइफ बन जाएगी, कहेगा ठीक है 10 करोड़ तो आ गए ना, छोड़ो, और कोई क्लाइंट ऐसा आएगा और किसी को रथ देखे आएंगे। आप मेरी बात समझ में आ गई, उसने रथ ही देने सबको। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपसे कह रहा हूं पॉलिटिकल बेनिफिट्स, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में या किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर दूसरा वहां का रेजिडेंस होना जरूरी है, तो आपको अलायंस करना होगा, अलायंस करना होगा। तो पहला तो पॉलिटिकल बेनिफिट यही आ गया, आप विदेश में एंटर कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, मुझे इतनी बातें बतानी नहीं थी। फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको अलायंस करना होगा। मैंने आपको बता दिया दुबई, जिसका मेरे सामने रियल एग्जांपल है कि अगर दुबई में जाना चाहते हैं तो आपको, इससे कर मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे 5 लाख रुपए गए, पर नहीं, मैं तो शराफियत के सीधी भाषा के 5 लाख ले रहा हूं ना। आप उससे इंश्योरेंस करवा रहे हो इतने मोटे मोटे, मैंने कहा उससे करवाने फिर उसी से कराओ ना, फिर इंश्योरेंस तो मैं करा देता हूं, कोर्ट से वही इंश्योरेंस होना, वही सब कुछ होना, वही म्यूचुअल फंड है। मान लो कोटक का म्यूचुअल फंड है, आप मुझे कहो कोटक के म्यूचुअल फंड बनाना है, मेरी कमीशन बनेगी, आप कह रहे उससे ही कराऊंगा, भाई उससे कराएगा, फिर मैं सारा दिन बैठ के आपके कापियां थोड़ा ना खाली करूंगा बैठ के सारा दिन आपके साथ बैठ के। मैं तो कॉपिया कोली वाला काम कर दिया आपने, जो कमाने वाला काम है वो तो आप उसको दोगे, मुझे तो बंदी फीस दोगे, ऑडिट कर तू, अरे अपने बस का नहीं खाली फिर काम करना, मेरा तो दिल दुखेगा सारा दिन। मेरी बात समझे, रिस्क मैंने ले लिया साइन करके और कोटक वो खा गया जिसमें खाना थे पैसे। मेरी बात समझ में आ गई है?
तो अगर आप विदेशी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, मैंने वैसे अपने दुख दिल के जाहिर कर दिए बेकार में, इधर सुनो। अब है रियल एग्जाम्पल है ये, आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात समझे। अगर आप फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको अलायंस करना पड़ सकता है। इससे आपका पॉलिटिकल बेनिफिट तो ये हो जाता है, आपका वो फॉरेन मार्केट में एंटर हो जाता है। और दूसरी बात, मेरी ना एक बार किसी से लड़ाई हो रही थी, वैसे ही मतलब मुझे कह रहा था मैं थाने चला जाऊंगा, मैं यहां चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, और उसका चाचा मेरे पास बैठे, कहते वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बता किसके पास जाना है। मैं करता हूं डीसी को फोन, अभी डीसी हमेशा आता रहता है हमारे पास, बता किसको फोन करना है। मैंने कहा नहीं करने मैंने फोन, मौके पे तुमने भाग जाना है, तुमने नहीं फोन फान करने, ऐसे ही होता है। वो वहां पे बैठ के कहते हैं कर देंगे कर देंगे कर देंगे। कभी भी आप सीएम बनो तो ऐसे किसी के झांसे में आके किसी के भेज से काम ना कर दो। जब आप वो चला जाएगा ना, आपको कोई फोन कर दे, ओ मैं तो बिजी था, मैं अभी नहीं कर सकता, आप फंसोगे बेकार में। ऐसी बस बातें बनाते हैं ये, वो तो करते करते कुछ नहीं, फिर आपको खुद ही करना पड़ता है सारा काम। अगर आपने आपके पार्टनर का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, हां मैं मानता हूं उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। एक बात बताओ ना, उनके घर पे वो आया हुआ है जो इनकम टैक्स की चेयरमैन थी, वो आई हुई थी। अब इनकम टैक्स की चेयरमैन आई हुई है तो मतलब सारा ही काम आ गया यार, उनके पास कमिश्नर सब उसके अंडर पहुंच गए, ठीक है। वो तब भी डर रहे। अब मेरे को तो इसका मतलब चलेगी नहीं ना, ये थोड़ी ना भी चलेगी नहीं। अगर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, अगर आपका पार्टनर का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो आपकी अलायंस का भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बस मुझे ये दो बातें बतानी है। आप फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, वैसे मुझे इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, गलत की मैंने इस बार। फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको अलायंस कर सकते हैं, अलायंस बेनिफिशियल हो सकता है, आपको फॉरेन मार्केट में पॉलिटिकल बेनिफिट देगा। दूसरा, आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है तो जो पार्टनर्स है वो भी उनका भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट नहीं, मेरे को बतानी सही थी, मैं आपको आता हूं क्या हुआ इस बार। अब की बार में से क्या गलती हुई इसमें। पॉइंट दो थे, मुझे समझाने में कम टाइम लगाना था, मैंने उसमें ज्यादा एग्जाम्पल खींच दिया, जिससे ये मैंने वही गलती की जो बाकी टीचर गलती करते हैं। हम आपको प्रैक्टिकली समझा देंगे, ये मैंने वही गलती की। मेरे को सीधा समझा दिया कि दुबई है, दुबई में अगर आप प्रेजेंस कम करना चाहते हैं तो ठीक है, आपको वो करना चाहिए, तो आपको अलायंस तो करना ही होगा। मैंने ज्यादा खींच लिया एग्जाम्पल, मेरी गलती है, सॉरी फॉर योर टाइम वेस्टेज। सो ये बस दिल की भड़क थी। पॉलिटिकल पॉलिटिकल मतलब मैंने आपके टाइम को वेस्ट किया, 10 मिनट अभी खराब करने के लिए सॉरी। समटाइम्स strategic alliance are formed with a local business. Strategic alliance are formed with a local business, local foreign business, to gain entry into a foreign market, either because of local or legal barriers of entry. लोकल फॉरेन बिजनेस
इसके साथ मिलकर ही फॉरेन मार्केट में एंट्री की जा सकती है, ऐसे लीगल बैरियर्स लगे हुए हैं। क्लियर? अब देखो ये ज्यादा अच्छा याद नहीं हुआ, बेकार हो गया, मुझे बड़ा दुख लग रहा है। चलो कोई नहीं, आप याद तो करेंगे। फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस विद politically influenced partner influential partners may also help to improve your own influence एंड पोजीशन। अगर आपका जो पार्टनर है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, वो उसका बड़ा प्रभाव है उसमें, तो आपकी भी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो अच्छी हो जाएगी। अब मुझे आपको सिखानी है डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा, मैं कोई ऐसा एग्जांपल नहीं लूंगा, समझ में आ गई आपको मेरी बात? अब मुझे आपको सिखानी है डिसएडवांटेज, मेरे साथ साथ डिसएडवांटेज समझेंगे, मैं इस डिसएडवांटेज लिखवा दूंगा, उसके बाद मेरे पास एक्सटर्नल ग्रोथ खत्म, मेरी दूसरी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी। आ जाओ मेरी बात समझो, मैं डिसएडवांटेज बताता हूं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान से समझना। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बताऊं आपको, शेयरिंग, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज शेयरिंग। मैं आपको एक बात तो देखो, क्या क्या चीज शेयरिंग होती है। रिसोर्स शेयर होते हैं, आपके पास प्रॉफिट शेयर होते हैं, आपके पास नॉलेज और स्किल शेयर होती है। और सच बताऊं, इतनी प्रॉब्लम रिसोर्सेज और प्रॉफिट से नहीं है। पहली बात तो मैं ये लिखवाऊंगा कि मेजर डिसएडवांटेज है शेयरिंग, जिसमें रिसोर्स, प्रॉफिट, नॉलेज और स्किल शेयर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू नॉलेज और स्किल का है, सबसे बड़ा इशू इसमें आता है। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये शेयर हो, हम नॉर्मली नहीं चाहते ये शेयर हो, पर अलायंस में शेयर करना पड़ता है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये शेयर हो, पर अलायंस में ये करना पड़ता है। आपको देखो, मैं बताता हूं आपको, मान लो अंकल चिप्स है, अंकल चिप्स है, वो किसी के साथ अलायंस कर ले, बताओ रिसोर्स शेयर करेगा? यस। प्रॉफिट शेयर करेगा? यस। यार उसका तो सीक्रेट भी शेयर हो जाएगा। और अंकल चिप्स बनाने की रेसिपी चली गई तो आपको पता है, जैसे ही अलग होगा आंटी चिप्स साथ साथ आ जाएगा और सेम टेस्ट के अंदर। यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसके अंदर आपको लिखवाने क्या वाला हूं, मैं ऐसे लिखवाऊंगा कि सबसे डिसएडवांटेज क्या, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मैं कहूंगा शेयरिंग। और शेयरिंग किसकी? शेयरिंग रिसोर्सिस की, प्रॉफिट की और स्किल एंड नॉलेज की, नॉलेज और स्किल की, जो कि मैं कभी भी नहीं करना चाहता। नॉलेज और स्किल अदरवाइज नोट लाइक टू शेयर, अदरवाइज तो मैं कभी भी शेयर ना करता इसको। प्रॉब्लम है कि मुझे अब शेयर करना पड़ रहा है, और अगर मेरे पास ट्रेड सीक्रेट है, तब तो ये और भी टफ हो जाता है। क्या टफ हो जाता है? नॉलेज और स्किल शेयर करना। ठीक है, तो अधिकतर लोग कहते हैं कि आपको एग्रीमेंट करने चाहिए,
ट्रेड सीक्रेट शेयर करने से पहले। यार कितने भी एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट यार जो पूरा करने वाली पार्टी है उसकी विलिंग पे डिसाइड करता है कि वो कितना उसको फुलफिल करेगी। कोर्ट भी कोई पूरा फुलफिल नहीं करवा पाती। मेरी बात समझ में? क्या होगा, एक आदमी पता कैसे कहते होते हैं, क्या होगा, मैंने तोड़ा ना तेरा ट्रेड एग्रीमेंट, करवा दे जेल। आप तो जेल में चला जाता है, लड़का उठा के बिजनेस चालू कर लेता है। मेरी बात समझ होगी? बात खत्म हो गया ना कोर्ट का भी काम। मेरी बात समझ में आई है? पक्का? तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है शेयरिंग, रिसोर्स का, प्रॉफिट का, नॉलेज का, जो अदरवाइज हम कभी शेयर नहीं करना चाहते थे। और अगर ट्रेड सीक्रेट है, सबसे टफ है नॉलेज शेयर करना। लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट कर लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट भी विलिंग पार्टी के पर डिपेंड करती है और कोर्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है? जैसे वो आपका अलाई बनेगा, जो अलाई है मतलब जो भी आपके जुड़ा हुआ आदमी है, जैसे ही वो आपका पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बनेगा, बस फिर देखना आपको हिला के रख देगा, क्योंकि उस आदमी ने आपके सारे सीक्रेट जान चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। बस यही डिसएडवांटेज मैंने आपको लिखवानी है, और मेन मुद्दा तो इसमें शेयरिंग का ही है। आ जाओ थ्योरी में इस बात को लिखते हैं, डिसएडवांटेज। चलो, डिसएडवांटेज स्ट्रेटेजिक। मैं जानबूझ के एग्जांपल नहीं दिया आपको, अब की बार काट गया, वरना मेरी कमजोरी और फायदे मैंने बताया था। पड़ोसी बड़े बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है उसके, वो ट्रेड सीक्रेट जानता है मेरे। स्ट्रेटेजिक अलायंस टू कम विद सम डिसएडवांटेज एंड रिस्क। some disadvantage and risk. स्ट्रेटेजिक अलायंस कुछ डिसएडवांटेज और रिस्क के साथ आता है। द मेजर रिस्क इज शेयरिंग, द मेजर डिसएडवांटेज इज शेयरिंग। जो मेजर डिसएडवांटेज है वो शेयरिंग है। अब मैं शेयरिंग के बारे में लिखवाता हूं, क्या क्या चीज शेयर करते हैं हम? प्रॉफिट, रिसोर्सेज, नॉलेज, जो हम कभी भी शेयर नहीं करना चाहते थे। लिखे, स्ट्रेटेजिक अलायंस रिक्वायर्ड, हो ब्लू पेन कहां से आ गया, ब्लैक से लिख रहा था मैं तो। स्ट्रेटेजिक अलायंस रिक्वायर्ड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ resources and profit, and also sharing knowledge and skills that otherwise organization may not to like share, not to like
टू शेयर। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेयरिंग तो तब बन जाएगी अगर ट्रेड सीक्रेट होगा। मतलब अंकल चिप्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, पूरी रेसिपी होगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी शेयरिंग में। देखिए, शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल कैन बी problematic if they involve trade secret. Sharing knowledge and skills can be problematic if they involve ट्रेड सीक्रेट। हाँ, लोग कहते हैं कि ट्रेड सीक्रेट का एग्रीमेंट कर लो, बट मैंने आपको बताया एग्रीमेंट भी कोई इतना सक्सेसफुल है नहीं। ये तो जो पार्टी है उसकी विलिंगनेस पर और उस पर और कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो लिखें, एग्रीमेंट can be executed to protect trade secret, to protect trade secret, but हम एग्रीमेंट तो करते हैं ट्रेड सीक्रेट के लिए, पर बट दे आर ओनली एज गुड एज द विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज of the parties to abide by the agreement, as the willingness of the parties to abide। उसको कितना, मतलब उसे कितना जोर लगा सकते हैं उसे अबाइड करने, मतलब कितना एरिया वो रोक सकते हैं। अबाइड बाय द एग्रीमेंट और द कोर्ट विलिंग टू इन्फॉर्म, और कोर्ट की मर्जी है वो कितना विलिंगनेस है इसमें पूरा करवाने में, और द कोर्ट विलिंगनेस टू एनफोर्स देम। मेरी बात समझ में आ गई? वैसे तो एग्रीमेंट होते हैं, पर जो पार्टी है उसकी विलिंगनेस कितनी है और कोर्ट की विलिंगनेस पर डिपेंड करती है वो कितना इन्फोर्स करवाएगी। ठीक है, और जैसे ही वो आपका कॉम्पिटिटर बनेगा फिर आपको खतरा पैदा कर ही देगा वो। लिख ले इस बात को। स्ट्रेटेजिक alliance may also create potential competition when an ally जो आपका साथी होता है, when an ally become an opponent, मतलब आपका कॉम्पिटिटर, दुश्मन, शत्रु,
opponent in future when it decide to separate out. When it decides to separate out. जैसे वो आपसे अलग हो जाता है। हमारे पास ये बातें खत्म हुई, हमारे पास ग्रोथ स्ट्रेटजी पूर्ण रूप से समाप्ति। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे भोग डाला हो ग्रोथ स्ट्रेटजी का। बड़ा दुखी कर रखा था ग्रोथ स्ट्रेटजी ने, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। स्टेबल स्ट्रेटजी और ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी तो 4 है, 2 बाकी है। ओहो, ये तो बड़ा दुखी वाली बात है। कोई नहीं बेटे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सब लोग रिवाइज करके आएंगे। बाय बाय बच्चों।